न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की सबसे पुरानी और अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब नए हौसले से भरी नजर आ रही है और आने वाले चुनावों में उसकी दावेदारी मजबूत होती जा रही है। जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के हाथों से जीत फिसलती जा रही है और जहां सत्ता है वहां हालात संभालना मुश्किल हो रहा है, वहीं कांग्रेस ने अपनी बिगड़ी बातों को दुरुस्त कर लिया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आगे सुनिए। इसलिए क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के लिए तैयार है। तो वहीं आज ही नहीं बल्कि कल कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कल देर रात राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच तनातनी को देखकर जो कांग्रेस विरोधी खुश हो रहे थे, उन्हें भी बड़ा झटका लग गया है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक के बाद गहलोत और पायलट दोनों ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यानी राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना अब नहीं बची है और न ही कांग्रेस में अंदरूनी विरोध का कोई लाभ लेने की स्थिति में बीजेपी है, बल्कि बीजेपी के आंतरिक कलह राजस्थान में फिलहाल निपट नहीं रहे हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। इन दोनों ही राज्यों में जल्द ही चुनाव होंगे और बीजेपी कांग्रेस का, यानी कि दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आमना सामना होगा, आमने सामने मुकाबला होगा। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं और कांग्रेस अपनी मुश्किलों को आसान बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो पहले ही बीजेपी की हालत भूपेश सरकार के सामने खस्ता है। तो कुल मिलाकर इस साल के बचे हुए चुनाव कांग्रेस की मजबूत दावेदारी के सामने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कल जो कुछ हुआ, मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल बाहर आए और उनके साथ एक तरफ अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ सचिन पायलट थे और एक लंबी मैराथन मीटिंग हुई, 4 घंटे की मीटिंग। और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया, जरा सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा था। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और इसके बाद बीजेपी को झटके पे झटका क्यों लगा वो भी देखेंगे हम। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, जो महासचिव हैं संगठन के कांग्रेस के। सुनिए। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. Both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो सुन रहे थे आप केसी वेणुगोपाल को। बोथ द लीडर्स यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। तमाम बातें इन लोगों के बीच जो भी गलत फहमियाँ थी वो सब दूर कर ली गई हैं और ये 4 घंटे की मैराथन मीटिंग, राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, केसी वेणुगोपाल थे और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में ये मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के बाद एक बहुत बड़ा झटका ये कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को माना जा सकता है, जबकि इससे पहले राहुल गांधी एक दूसरी मीटिंग में भी थे और वो मीटिंग थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ और उस मीटिंग को भी कंडक्ट किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उस मीटिंग में राहुल गांधी बाहर निकल के आए, मीडिया से बात की उन्होंने और साफ साफ कहा कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें लेके आ रहे हैं। आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से। कल आप लोगों ने सुना है, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मध्य प्रदेश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राजस्थान, ये सब इस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि पहलवान क्या करने जा रहे हैं।
राहुल गांधी कहां पहुंच गए हैं, ये सारी बातें करेंगे। सुनिए जरा, देखिए राहुल गांधी को। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि 150 मिलने जा रही हैं सीटें हमें मध्य प्रदेश में, एमपी में, और कर्नाटक में 136 सीटें, 135 सीटें आई हैं इन 135 सीटों। और वहां भी हालांकि, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं टोटल विधानसभा में, उनमें से 150 सीटें मिलने जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को। ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी तभी ये दावा कर रहे हैं। और 150 को लेकर लगातार राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। उससे अलग राजस्थान को लेकर के बीजेपी थोड़ी खुश इसलिए अभी तक नजर आ रही थी क्योंकि बीजेपी के सामने एक बहुत मजेदार तथ्य सामने आ रहा था। सचिन पायलट नाम का बंदा जो अपनी ही पार्टी को और अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा था। 31 तारीख कल है और कल ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे, लेकिन अब वो आंदोलन भी इन्होंने रद्द कर दिया है और अब साथ मिलकर चुनाव लड़ने का वादा इन दोनों ने किया है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और उनका कहना है कि मैं 3 बार का मुख्यमंत्री रहा, 3 बार केंद्र में मंत्री रहा। कांग्रेस ने, खासकर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इन सब ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ संतोषजनक स्थिति में पहुंचते हुए और अपने आप अपने पदों पर रहते हुए संतोष करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। तो दूसरी तरफ जो पदों की उम्मीद लगाए बैठे हैं अलग अलग, यानी मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बन जाऊं और भी दूसरे पद मिल जाएं, वो है सचिन पायलट। तो सचिन पायलट क्या अपने आप को कांग्रेस के साथ रख के आगे चलना चाहते हैं या खुद का हश्र मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेमे में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह करवाना चाहते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा झटका है जब ये दोनों एक साथ हैं और एक मंच से ये कहा जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि दोनों नेता यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मतभेद दूर हो गए हैं 4 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद। इधर राहुल गांधी इस मीटिंग के बाद आज दोपहर निकल गए इंडिया से अमेरिका की यात्रा पर और वहां अमेरिका में राहुल गांधी की यात्रा की जोरदार तैयारियां हो चुकी हैं। कल 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, कल 31 है, लेकिन अमेरिका में आज रात को 30 तारीख, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अमेरिका में सुबह का समय है और 30 तारीख है। राहुल गांधी पहुंचने को हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं। कुछ दिनों तक राहुल गांधी का अमेरिका दौरा छाया रहेगा, यह भी तय है। बीजेपी के लिए तो स्थिति ऐसी है कि राहुल को घेरने के चक्कर में वो खुद घिर जाती है। कैम्ब्रिज के बाद जो भी विवाद खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की, उसका चुनावी फायदा उसे नहीं मिला। और खासकर हमने देख लिया कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से जनता के सामने जाएगी तो उसे बहुत से सवालों के साथ इस बात का सामना भी करना पड़ेगा कि पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ और पहलवानों का साथ न देकर क्यों यौन शोषण के आरोपी के साथ बीजेपी खड़ी है। ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है और क्यों पहलवानों का साथ बीजेपी नहीं दे रही है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि आज इंसाफ की गुहार लगा रहे पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल को बहा देने का ऐलान कर दिया। गंगा में तो मौत के बाद अस्थियां बहाई जाती हैं, तो क्या ये उम्मीदों की अस्थियां हैं? मां गंगा का बेटा खुद को कहने वाले मोदी जी उन बेटियों की उम्मीदों को गंगा में बहने दे रहे हैं, तो क्या इनके साथ बीजेपी के सत्ता में लौटने की उम्मीदें भी बह जाएंगी? सवाल तो बहुत बड़ा है। जंतर मंतर से उखाड़ दिए गए पहलवानों की निराशा क्या बीजेपी की सत्ता वापसी की कोशिशों पर भारी पड़ेगी, या जिस तरह किसानों के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा था, मोदी जी को कहना पड़ा था कि मेरे से ही कोई गलती हो गई थी, उसी तरह पहलवानों की मांग के आगे मोदी जी झुकेंगे? क्या देश का मौजूदा सियासी माहौल बीजेपी की कमजोर होती पकड़ की निशानी है? सवाल बहुत हैं दोस्तों।
उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, ये आप देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों की, उन पहलवानों की तस्वीरें हैं जो आप राइट साइड में देख रहे हैं। ये अपने मेडल को बहाने के लिए, गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं। तो वही कह रहा हूं, जहां अस्थियां बहाई जाती थी वहां अगर आप उम्मीदों की अस्थियां बहाने जा रहे हैं, ये उम्मीद ही नहीं, ये हकीकत है। ये जो मेडल आप देख रहे हैं, इन मेडल को बहाने आप जा रहे हैं, तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और इस पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कुछ कहती है। क्या ये जो झटके पे झटका कांग्रेस दे रही है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उबर नहीं पा रहे हैं? क्या जो झटका कर्नाटक में लगा है और उसके बाद 150 सीटों का झटका देने की तैयारी में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस में भी दोनों की जो फूट थी, उन दोनों में भी सुलह करवाकर राहुल गांधी तो विदेश निकल गए हैं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा झटका देकर निकले हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? वो सिंगोल काम नहीं आएगा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को अब संचालित करने की अनुमति भी चाहता हूं। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय कुमार जी हमारे साथ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत करता हूं और तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। अलग अलग चीज़ें और उन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो पहलवानों की बात, जो हरिद्वार पहुंच गए हैं और दिल्ली पुलिस इधर कह रही है कि दिल्ली में इन पहलवानों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, तंबू उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। लेकिन कितना, कहां से उखाड़ के फेंकोगे, ये सवाल तो पूछेंगी ये लड़कियां, ये लड़के पूछेंगे। आइए चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और झटके पे झटका की चर्चा करते हैं आज। दोहरा झटका, तिहरा झटका, कितने झटके? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र है वो प्रेशर कुकर की तरह होता है। प्रेशर कुकर में जैसे सीटी होती है और जब प्रेशर बनता है तो उसमें से गैस निकल जाती है जिससे विस्फोट नहीं होता है, वैसे ही लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र में इसीलिए तानाशाही जैसी कमजोरियां नहीं आती, क्योंकि छोटे छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पे संघर्ष होते हैं और जो दबाव होते हैं वो प्रेशर कुकर की तरह सीटी की तरफ से निकल जाते हैं। आज की जो स्थिति हो रही है, जो मुझे लगता है भारत जैसे देश में जो स्थिति हो रही है, वो स्थिति हो रही है कि इतनी निरंकुशता आ गई है। 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद जो अहंकार आ गया है, वो अहंकार 50 साल इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस के अंदर नहीं आया था। उस समय भी कांग्रेस के अंदर नहीं आया था जब कांग्रेस की संख्या, जो सदस्य संख्या थी वो 400 के ऊपर हो गई थी। तब भी राजीव गांधी के अंदर इतना अहंकार नहीं आया था। मैं कल्पना करता हूं कि रावण जब कहता था और जिस प्रकार का अट्टहास करता था, वो उसी प्रकार का अट्टहास मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को आज करते हुए देखता हूं। आपको नौजवानों की चिंता नहीं है, आप अग्निवीर ले आते हैं। आपको किसानों की नहीं चिंता है, आप किसान बिल ले आते हैं। आप इनपुट कॉस्ट बढ़ा देते हैं किसानों की, उनकी आउटपुट कॉस्ट को नहीं बढ़ाते। आपको ट्रक ड्राइवर्स की चिंता नहीं है, आपको उन बच्चों की चिंता नहीं है स्विगी जोमेटो में पढ़ लिख कर, इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके 20-25 हजार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको किसी की चिंता नहीं है। तो वास्तविकता में ये जो स्थिति है राजीव जी, ये बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है कि अगर ये प्रेशर नहीं निकला तो उसी प्रकार की स्थिति राजीव जी बनेगी जैसे 1977 में बनी थी। अगर आप दमन करेंगे, अगर आप लोगों को दबाएंगे और लोग डरेंगे। एक चीज राजीव जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं जंतर मंतर गया तो अपनी आदत से लाचार हूं, जो पुलिस वाले बहुत सारे खड़े थे, मैंने उनको छेड़ दिया। मैंने कहा कि आप ये बताइए, आपके घर में बेटियां नहीं है क्या? कहने साहब हमारा मुंह मत खुलवाइए। बोले नहीं। पिछले 8-10 दिन में पुलिस वालों के साथ मेरा बहुत संपर्क रहा, तो 5-6 पुलिस वाले बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था। तो मैंने कहा कि आप लोग जो है, आप लोगों का दिल कभी आपको कचोटता नहीं कि वहां बेटियां घसीटी जा रही हैं, परेशान की जा रही हैं? क्योंकि उस समय उनके सीनियर अधिकारी नहीं थे। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, हम इतने दुखी हैं और अगर ये वर्दी हमारे शरीर पे न होती तो हमारी नौकरी की अगर हमें मजबूरी ना होती, अपना परिवार हमें न पालना होता, तो हम बताते कि हमारी बेटियों के साथ अन्याय का मतलब क्या होता है।
तो चाहे देखिए आज वो सीआरपीएफ और बीएसएफ के और जितने आरपीएफ के और जितने भी सैन्य बल के लोग हैं और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वास्तविकता में अगर आप उनका सर्वेक्षण करें, अगर आप उनका प्राइमरी डेटा लें, दुखी सब है। देखिए हम सब जो हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमको सबसे ज्यादा कचोटती है और हमको, तो सबसे पहले आदमी को अपना जवाब देना होता है अपनी आत्मा को, अपने को। जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जिनके प्राइमरी डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, किसी से भी, बड़े से बड़े भक्तों से भी उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। आज आप देखिए गोदी मीडिया के अंदर केवल वो कांड चल रहा है जो कल हुआ है, जिसकी हम लोगों ने सबने भर्त्सना की है। फेसबुक में मैंने पोस्ट डाली है, उस लड़के को जिसने दोष किया है उसको फांसी पे लटका दिया जाए, 15 दिन के अंदर लटका दिया जाए। लेकिन ये जो दुष्ट आदमी जिसने पश्चात अत्याचार और अनाचार किया है, इसके खिलाफ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आपकी आत्मा को हो क्या गया है? आपकी आत्मा मर गई है क्या? आप भारती छोड़ दी क्या आपने? आपका जो एक हमारे हिंदुस्तान की एक खूबसूरती थी उसको आपने छोड़ दिया क्या? हमारे देश की, हमारी मां बहनों का अगर इस तरह से इज्जत आबरू लूटी जाएगी और उसके बाद भी हम चुप रहेंगे, विश्व में हमारी क्या छवि बन रही है? तो वास्तविकता में एक एक घटना जो है विश्व के हर कोने में देखी जा रही है और एक हमारी शक्ति थी पूरे विश्व के अंदर, वो इतनी धूमिल हो रही है राजीव जी। और मैं आपको लिखित देता हूं, अभी तो आप छोटे मोटे राजस्थान और मध्य प्रदेश की झटकों की बात कर रहे हैं, ये केवल आदत डाल रहे हैं। चुनाव घोषित होने दीजिए, 50% बीजेपी के लोग बीजेपी को छोड़ देंगे, बड़े बड़े लोग छोड़ देंगे, कुछ गुजरातियों को छोड़कर मेरे ख्याल से बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जिस प्रकार का दमन और जिस प्रकार का दमन चक्र चल रहा है, बेटियों पे चल रहा है, किसानों पे चल रहा है, युवाओं पे चल रहा है, नौकरी पेशों पे चल रहा है, जो दुकानदार हैं उन पे चल रहा है, मध्यम वर्ग पे चल रहा है, एमएसएमई पे चल रहा है, ये जो दमन हो रहा है, गैस नहीं निकल रही है, प्रेशर कुकर काम नहीं कर रहा है और ये देश का दुर्भाग्य होगा। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से, गांधीवाद के माध्यम से जनता 2024 में और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसका सबक सिखाएगी। क्योंकि मुझे इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश की जनता पे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ये महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं और साथ साथ जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। झटका पॉलिटिक्स की बात तो हम बहुत करते रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इस देश को शर्मनाक करने वाली बात हो रही है। इसलिए क्योंकि अगर देश की लड़कियां, लड़के जो मेडल लेके आते हैं, जो खून पसीना बहाते हैं, बचपन से एक टारगेट रहता है कि किसी भी तरह एक बड़े गेम में मौका मिल जाए, मौका मिलने के बाद अगर वो जीत करके आते हैं, गर्व से सीना आपका हमारा सबका चौड़ा होता है। लेकिन अगर वो आज गंगा नदी में मेडल बहाने के लिए निकलें तो उससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। पूरी दुनिया ने अभी 2 दिन पहले एक शर्मनाक कहानी और भी देखी, अब उसकी चर्चा क्या करें यहाँ पे, और उस पर खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसे भी कोटेड शर्मनाक कह रहा हूं। एक अखबार ने तो बीसी लिखा, 2023 बीसी, आप समझ सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इसको देख करके भी गर्व से सीना चौड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि शर्म से झुक रहा है। लेकिन फिर भी जो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इसके बाद भी इसी दिल्ली में अगर पॉक्सो एक्ट के तहत किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और वो शान से नए संसद भवन में विराजमान रहे और वहां बाहर वही लड़कियां जिसके कहने पे, जिसकी शिकायत पे पॉक्सो एक्ट के तहत उस इंसान पर, उस सांसद पे अगर एफआईआर दर्ज हो, लड़कियां जो हैं वो घसीटी जा रही हों, बूटों तले रौंदी जा रही हों और यहाँ ये शान से मुस्कुरा रहे हों, तो क्या कहा जाएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या कही जाए? बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारे ब्रेकिंग्स आपके सामने हम पहुंचाएंगे। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं और आप जानते हैं बड़े नेता, वो पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी बातचीत करने के लिए इन लड़कियों से, इन पहलवानों से। क्या कुछ वहाँ से निकल के आता है वो हम बताएंगे। आना चाहता हूँ सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, थोड़ा सा इस बहुत गंभीर मसले पे और खासकर इन लड़कियों के ये जो है मेडल को गंगा में बहा देना, शुरुआत में आपने सुना होगा अस्थियां बहाई जाती हैं, हालांकि अब तो एनजीटी ने कुछ भी बहाने से मना किया है, लेकिन फिर भी हमारी आस्था गंगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था माँ गंगा ने हमें बुलाया है बनारस में, और उसी माँ गंगा
कि साफ सफाई बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, लेकिन आज अरमान बह रहे हैं। पहलवान लड़के लड़कियां अगले मेडल की तैयारी करते, लेकिन यहाँ अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा। रौंद रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली दोबारा मत आना। क्या कहेंगे? राजीव जी, सोचिए कि कितनी बड़ी निराशा होगी इन खिलाड़ियों के मन में जो इतना बड़ा फैसला लिया है। हम सब के पास स्पोर्ट्स के कोई ना कोई मेडल स्कूल के ज़माने के भी होते हैं जिनको हम आज भी संभाल के रखते हैं, और साक्षी मलिक तो अकेली महिला पहलवान है जिनके पास ओलंपिक का मेडल है। भारत में तो ओलंपिक के मेडल आते भी नहीं हैं, बहुत इक्का दुक्का आते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए और मोदी साहब के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और दिल्ली पुलिस को तो जितना भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है कि किस तरीके का व्यवहार और किस तरीके से एफआईआर किया इन लोगों की लड़कियों के खिलाफ। जैसे कि मान लीजिए कि अपराधी या आतंकवादी हैं ये लड़कियां, और किसको बचाने के लिए एक माफिया जिसके ऊपर 38 केसेस हैं, एक और जिस हत्या जैसे डकैती जैसे मामलों के उसके ऊपर केसेस पेंडिंग है, जो लगातार मीडिया में आके कहता है कि मैं इसका कानून को बदलवा दूंगा। तो कोई ना कोई बड़ी मजबूरी होगी मोदी साहब की जो इस माफिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और ये मतलब खिलाड़ी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, शायद मतलब कोई ना कोई अंतिम मेरी उम्मीद है कि अंतिम क्षण पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेडल कम से कम अपने ना बहाएं। ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात होगी और नरेंद्र मोदी सरकार को तो डूब मरना चाहिए। हमारे दुनिया के लोग, दुनिया के सारे देश किस तरीके से अपने मेडल वाले खिलाड़ियों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए कितनी इज्जत करते हैं। खिलाड़ियों के नाम पे सड़कें होती हैं, स्टेडियम होते हैं। हमारे देश में तो अलग बात है कि स्टेडियम जीवित प्रधानमंत्री के नाम पर है, लेकिन और देशों में खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है। तो दिल्ली पुलिस के लिए, और दिल्ली पुलिस को क्या कहा जाए, कई बार हम देख चुके हैं दिल्ली पुलिस के कारनामे कि ये छात्रों पर लाठियां चलाते हैं, अपराधियों को संरक्षण है, दिल्ली में अपराध रुक नहीं रहे। सबसे ज़्यादा अनसेफ शहर है पूरे भारत में लड़कियों के लिए ये। और दिल्ली पुलिस को हमने अपराधी को पकड़ते हुए नहीं देखा, कभी लाठियां चलाते देखा है छात्रों पे, किसानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे। तो दिल्ली पुलिस तो मतलब यही हो गई है। देश के लिए बड़ी शर्म की बात हो कि अगर ये आज ऐसा हादसा हो जाता है कि ये लड़कियां मेडल अपने बहा दे गंगा में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये लड़कियां हरिद्वार में हैं और नरेश टिकैत पहुंचे हुए हैं हर की पैड़ी, और वहां इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम ये लड़कियां जो हैं, ये पहलवान, ये रेसलर्स, ये ओलंपिक विजेता और तमाम अलग अलग चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो या और कुछ हो, इन सब में जो मेडल ये लोग जीते हैं उसको ये ना बहाएं, ये सुरक्षित रखें, क्योंकि पसीना बहा करके, इतनी मेहनत करके ये इन सब को लेके आए हैं। ये विजुअल आप देख रहे हैं, तमाम विजुअल्स जो हैं, और ये सीधा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ लोगों की भारी भीड़ है, और लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि गंगा को समर्पित कर दें, गंगा में बहा दें ये लोग, और अंतिम समय में कुछ ऐसा हो जाए कि ये सुरक्षित मेडल इनके पास रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी चाह हमारी भी है। आना चाहता हूँ सीधा सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में, जरा फर्स्ट कमेंट आपसे भी चाहता हूँ, आप सबसे एक कमेंट चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। झटके की बात कर रहे हैं, ये झटका तो है, माना जाए कि
कि एक बहुत बड़ा झटका है खिलाड़ियों की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनली बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा झटका है कि आप तंबू तो उखाड़ दिए, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं पसीजते हैं तो यानी कि आपका दिल जो है वो इंसानों का दिल आपके अंदर नहीं है, आप पत्थर के दिल यानी पत्थर दिल वाले इंसान हैं, ये साफ माना जाएगा। और कभी चू नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते ऐसी बातों पे। बहुत घटनाएं घट गईं। हमने उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ बलात्कार देखा, हमने बहुत सारी खबरें देखी, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। चुप्पी वहीं तोड़ते हैं जो कई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर किसी की उंगली में चोट लग जाए, खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाए तो चुप्पी तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो दिल पे चोट है वहाँ चुप्पी नहीं तोड़ते। क्या माना जाए सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ भी हो रहा है इन महिला पहलवानों के घटनाक्रम में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भी किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी एक भारत जैसे महत्वपूर्ण देश में इस तरह की घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आने वाले जनरेशन के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत है, उनको अगर यह दिन देख कि वो अपने मेडल्स, अपने उपलब्धियों को गंगा में प्रवाहित करने की घोषणा करते हैं और इस घोषणा के बाद भी कोई सरकार की ओर से कोई चहलकदमी न हो, सरकार की तरफ से उनको रोकने का कोई प्रयास न हो, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह सरकार के ऊपर ही टिप्पणी नहीं, हमारे पूरे समाज के ऊपर एक टिप्पणी, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सरकार तो एक संवेदनहीन होने का जो इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, यह एक बार फिर से प्रमाणित हुआ है। अगर आप अपने देश की धरोहर के साथ, अपने देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ अगर आप इस तरह का आचरण करते हैं, तब नारा देते हैं कि खेलों के कार्यक्रम, क्या अपने खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करके जो आपका ये नारा है, ये क्या खोखला नारा नहीं है? इस तरह के नारों का कोई मतलब है? जब आप अपने जो प्रतिष्ठित ओलंपिक का मेडल किसी भी देश के लिए गौरव की बात है, कहाँ मिला है आपको कौन सा मेडल? और ओलंपिक के मेडल धारकों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार सरकार करती है तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और निश्चित रूप से अगर कोई सरकार ये मान के चलती है कि इन खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करके वह कुछ हासिल कर लेगी या समाज में कोई बहुत एक कोई संदेश देने पाएगी, वो संभव है नहीं। इसके बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया है। लोगों के मन में इस बात की नाराजगी है कि आपका व्यवहार किस तरह का, आप खिलाड़ियों मैंने इतने लंबे समय से आंदोलन, ये दिन ही नहीं आना चाहिए था। अव्वल तो खिलाड़ियों को विवश ही नहीं होना चाहिए था कि वह किसी आंदोलन पे उतरे। सरकार को खुद ही अपनी तरफ से पहल करके यह स्थिति बनने ही नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आप किसी भी स्तर पर, किसी भी कोने से, किसी भी संगठन ने, सरकार के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कोई पहल नहीं की और यह खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देते रहे और आते आते स्थिति हो गई 28 मई को आके आपने उनका तंबू खड़ा दिया। तंबू खड़ने से क्या आंदोलन खत्म होते हैं? लोगों को धरना स्थल से भगा देने से क्या जन आंदोलन रुक जाते हैं? ये कौन सी सोच है? जो लोग इस तरह से सोचते हैं, जिस तरीके से ये खिलाड़ी अपने मांगों को लेकर के मैदान में उतरे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से इनका जन समर्थन बढ़ता चला जा रहा है, यह तो एक बहुत ही अविवेकपूर्ण और असंवेदनहीन सरकार का इस तरह का रवैया हो सकता है। सुनील जी, बस कहाँ अपडेट देना चाहता हूं। सुनील जी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे आपके बीच में, ये तस्वीर लाइव तस्वीर हम सीधे हरिद्वार से आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। अंधेरा वहां भी छाया हुआ है, दिल्ली में मौसम बहुत खराब है और तमाम नेताओं की भी, किसान नेताओं की भीड़ भी वहां जुट रही है। नरेश टिकैत पहुंचे हुए हैं, राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं और चरहुनी भी वहां जाने वाले हैं, उन्होंने भी अपील की है। तो तमाम और ये लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख तक रुक जाइए, उसके बाद हम बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो एक देश एक गंभीर स्थिति की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उस बीच आप देखिए कि ये जो कुछ पहलवानों की बात हो रही थी, ये कुछ पहलवान नहीं, इनके साथ पूरा का पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। आना चाहता हूं फिर से, और ये लाइव हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सीधा हरिद्वार से लाइव आपके बीच आना चाहता हूं। सुनील जी प्लीज। नहीं, बिल्कुल, अगर किसान आंदोलन, किसान नेता इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बड़ी प्रशंसनीय बात है। समाज के किसी कोने से एक पहल होनी चाहिए कि इन खिलाड़ियों को मना करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए कि कम आप अपने मेडल्स को इस तरह से प्रवाहित न करें। ये आवश्यक नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो तो बहुत ही निंदनीय है।
कहीं से भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि यह बहुत ही भर्त्सना के काबिल इनका रवैया है। लेकिन अगर किसान नेता आगे बढ़ करके इन खिलाड़ियों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कोशिश की जानी चाहिए, समाज के हर वर्ग के लोगों को कोशिश की जानी चाहिए। यह समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है। और अगर किसान नरेश टिकैत और राकेश टिकैत या चौधरी साहब तमाम लोग अगर आगे बढ़ करके किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये स्थिति बननी नहीं चाहिए। और अगर किसानों ने, अगर खिलाड़ियों ने, राजीव जी मैं कह सकता हूं आपसे कि अपने मेडल्स अगर इन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिए, तो यह इस सरकार के ताबूत पर बड़ी कील होगी। तो ये इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये इतना बड़ा झटका होगा कि किसी भी राजनीति से, किसी भी तौर तरीके से, किसी भी कूटनीति से आप इसका सामना नहीं कर सकते। पूरे समाज में इस जो संदेश जाएगा और जिस तरीके की बदनामी सरकार की होगी, उससे उभरना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये कितना भी मतलब इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर लें, जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लोगों ने प्रयास किया, वैसे ही इस आंदोलन को बदनाम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जातियों में, बिरादरियों में, राज्यों में, इनमें उनमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनमें वह चलने वाला नहीं है। और पूरी की पूरी सरकार के विभिन्न अंग इस मुद्दे पर जिस तरीके से असंवेदनशील है और जो किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या स्थिति हमारी आपकी बनेगी कि जो देश अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, वो आम जन के साथ क्या व्यवहार करता होगा। जो हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिस मानवाधिकार की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों में जा करके अपना यशोगान करते हैं, क्या कोई हमारी आपकी बात को कोई स्वीकार करेगा कि आप अपने खिलाड़ियों के साथ आप क्या कर रहे हैं। देखिए, इस बीच आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज, नरेश टिकैत के समझाने के बाद माने पहलवान 5 दिन तक टाला मेडल बहाने का फैसला। ये बहुत बड़ा फैसला है। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहाएंगे मेडल, यानी कि अब किसानों का पूर्ण साथ। और नरेश टिकैत के समझाने पर माने पहलवान, और नरेश टिकैत ने मेडल अपने हाथ में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है कि अभी आप लोग रुक जाइए, 5 दिन रुकिए और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हम करवाएंगे। अगर नहीं करवाए तो आप अपनी जो भी चाहते हैं आपकी इस मेडल को बहा दीजिए, तो बहा दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं 5 दिन तक टाला मेडल बहाने का फैसला, एक बड़ा फैसला, बड़ी बात यहाँ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और वो भी पहलवान बेटियां और लड़के जो हैं वो पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी। और वहां पर जो कुछ और तस्वीर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज हलचल और इन सब के बीच ये पूरी की पूरी जो खबर है, जो घटनाक्रम है पूरा, वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से सीधा। और महिलाओं ने, पुरुषों ने, यानी जो ओलंपिक विजेता हैं, चाहे जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जिन्होंने जीती है, ये तमाम विजेता आज यहाँ गंगा के किनारे हैं। और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा के किनारे पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ा सा डायलॉग मारा था। लेकिन यहाँ डायलॉग कुछ और है, डायलॉग नहीं है, यहाँ हकीकत हम आप सबके सामने रख रहे हैं। हकीकत में आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये अभी तक कि 5 दिन तक टाल दिया गया है, मेडल अब नहीं बहाने जा रहे हैं और इनके मेडल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले ली है नरेश टिकैत ने। चलिए, किसानों ने आगे बढ़ करके अपना फैसला तो लिया और कम से कम इन पहलवान जो खिलाड़ी हैं उनको किसी का साथ तो मिला। कई खिलाड़ियों का साथ इन्हीं खिलाड़ियों को नहीं मिला है। इनके साथ काम करने वाले, इनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी भी आज इनके साथ नहीं हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि जो तस्वीर आपके सामने है, इन तस्वीरों में किसान इनके साथ हैं, किसानों का साथ मिल गया है, बड़ा साथ मिला है। आगे बढ़ते हैं और सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास में और चर्चा आगे बढ़ाएं। शकील अख्तर जी, राजीव जी, कुछ सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि इसमें नरेश टिकैत की तारीफ की जानी चाहिए कि एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक, एक देश के नागरिक की उन्होंने भूमिका अदा की है, एक अच्छे नेता की उन्होंने भूमिका अदा की कि कम से कम इन खिलाड़ियों के बीच जाकर के उन्होंने उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया और कम से कम उनके उस निर्णय को रोकने की कार्रवाई की। इन्होंने कोई राजनीति नहीं की। आप इसको इस रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए कि नरेश टिकैत ने कोई राजनीति, एक जिम्मेदार जन नेता की भूमिका उन्होंने अदा की।
और इस आपके इस मंच से, इस हम के मंच से उसकी उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि केवल आंदोलन का नेतृत्व ही करने के लिए उन्होंने नहीं अपने आप को तैयार किया है, बल्कि एक अच्छी पहल करके, एक सकारात्मक पहल करके एक ऐसे इस विद्रोह की स्थिति से को होने से बचा लिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय और सभ्य समाज के रूप में हमारे आपके ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी होती। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। शकील अख्तर जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पे, जो कुछ है, जो बहुत एक कहें तो शर्मनाक घटनाक्रम है हमारे देश के हिसाब से, हमारे खिलाड़ियों के लिहाज से, और क्या कुछ हम बाहर के देशों में पहुंचा रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे। राजीव जी, आपने ये बहुत बड़ी खबर बता के एक बहुत बड़ी राहत दी है, पूरे देश को राहत दी है। इससे बड़ी खबर पिछले कई सालों में इतनी दिल को सुकून देने वाली खबर नहीं सुनी। अगर कहीं यह हो जाता तो पूरा का पूरा देश जो है एक ऐसी निराशा में चला जाता, जिससे कि आप बता रहे थे साक्षी मलिक एकमात्र ऐसी पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक का मेडल लिया है। बाकी हमारे पास टीम खेलों के मेडल हैं, इंडिविजुअल खेल जिसे हम कहते हैं, व्यक्तिगत खेल जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे पास पहलवानी में या निशानेबाजी में या भाला फेंक में बड़ी गिनती के मेडल हैं। लेकिन आज वाकई ये नरेश टिकैत ने, किसान नेताओं ने जो काम किया है और बहुत तेजी में वहां पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बताया था कि हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन पे बात नहीं हो पा रही है। देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है और देश की तरफ से दोनों टिकैत भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, और उन लड़कियों को भी, महिला पहलवानों को भी और पहलवानों को भी जिन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। ये जो पहलवान इतनी ज्यादा निराशा में है, इतने ज्यादा दुखी हैं, ये फैसला कोई आसान फैसला था? सबसे मुश्किल फैसला। कोई छात्र जिस तरह अपनी डिग्री को खत्म कर दे, डिग्री को फाड़कर फेंक दे, ये इतनी मेहनत से अर्जित, इनके एक एक बूंद से, पसीने की बूंद से मिला हुआ मेडल था। ये किसी के एहसान से मिला हुआ नहीं था ये, और इसको उन्हें इस मजबूरी में बहाना पड़ रहा है कि कोई उनकी सुन नहीं रहा। आज की ये शाम, ये अच्छी खबर वाकई बहुत अच्छी है कि लड़कियों ने इस बात को मान लिया, पहलवानों ने इस बात को मान लिया। अब आगे क्या होगा ये सरकार को सोचना है, और बड़ा मुश्किल है ये कहना कि अभी तक सरकार जो है ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वो आदमी जो ये कह रहा है कि पास्को कानून ही गलत है, मैं इस कानून को ही बदलवा दूंगा, वो आदमी जो पार्लियामेंट में पहुंचकर हाथ हिला रहा है, हम राजीव जी सही बताएं आपको कि हम ये सोच रहे हैं कि यहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं आएंगे, या तो उन्हें मना कर दिया जाएगा या वो खुद नहीं आएंगे। लेकिन हम मतलब इतने दुख में और आश्चर्यचकित रह गए जब वो वहां दिखे। इससे बड़ी दुखद बात कोई नहीं हो सकती है। और बाहर उसी वक्त ये लड़कियां घसीटी जा रही थी सड़क के ऊपर, इनके मुंह के ऊपर पुलिस का जूता था। तो अब देश में ये जो हालत है ये बहुत ही गंभीर मोड़ पे पहुंच चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। मजदूर मीलों मील पैदल चले गए, किसान आंदोलन हुआ इतना लंबा, अग्निवीर का भी बताए ही, छात्र परेशान है, सब परेशान है, लेकिन सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और वो वहां सेंगोल स्थापित करने को पार्लियामेंट में अपनी आप बहुत बड़ी सफलता मान रही है। हमें लगता है किसी दिन को कोई सिंहासन भी मिल जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था कि वहां बैठ के न्याय होता था, तो शायद वहां बैठ के न्याय भी किया जाने लगेगा। कोई ऐसा टीला मिल जाएगा, और कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि लोग वहां पहुंचने लगेंगे कि हमारा न्याय कर दो। आज अगर गंगा में ये लड़कियां अपने मेडल बहा देती, हम सच कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मां गंगा में आग लग जाती। जो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे थे कि मुझे मां गंगा में बुलाया है, और आज निश्चित ही रूप से मां गंगा भी बहुत राहत महसूस कर रही होंगी, और इससे पहले वो खुद कह रही होंगी कि बेटियों मेरे पास बताओ, दूर हो मुझसे, ये मत करो। आप सोचिए कि कितना मार्मिक दृश्य होता वो, जिससे ये देश बच गया देखने को। और गोदी मीडिया की जो क्या कहें,
वो तो इसके लिए इतना लालायित था। जिस तरह वो एक आपको कहानी याद होगी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, जिसमें एक आदमी को मार रहे थे और उसका 24 घंटे लाइव कर रहे थे कि इसने घोषणा की है कि मैं मरने वाला हूं। उसमें एक फिल्म भी बनी थी शायद बाद में। तो ये उसी तरह का दृश्य था कि ये लोग चाह रहे थे कि इस दृश्य को दिखाएं। अगर किसी को बहाना था तो इन गोदी मीडिया के टीवी स्टूडियो को गंगा में बहा देना चाहिए। आज देश के सारे संकटों का कारण ये गोदी मीडिया के टीवी स्टूडियो। हम बहुत दुख के साथ ये बात कह रहे हैं, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है, बल्कि इस मामले में आग लगाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक सवाल कभी सरकार से नहीं पूछा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और हमारे मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं सच्चाई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को बंद कर दिया था। उसने कहा कि नहीं, हमारा काम इतना था कि हम पुलिस से कहें कि एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च हो गई। ये तो वो वाली बात हुई कि कोई कहे कि आपके आदमी को हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया है, अब डॉक्टर उसको देखे न देखे, इलाज हो या न हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी मांग थी, भर्ती नहीं हो रहा, लीजिए भर्ती कर लिया साहब। आज सुप्रीम कोर्ट को भी अपने वक्त को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सुमोटो उसे भी कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस ने जो किया वो तो सबने देखा ही। उल्टे पहलवानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज की स्थिति में आपने ये खबर सुना के बहुत बड़ी राहत दी है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि इन लड़कियों का आत्मविश्वास वापस आएगा, और इन लड़कियों का ही नहीं, इसके साथ देश का आत्मविश्वास भी वापस आएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शकील अख्तर जी बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी बहुत कुछ हम इस पर चर्चा करेंगे। आना चाहता हूं सीधे धनंजय जी, किस रूप में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर रहे हैं शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कि, और बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रहे थे डॉक्टर, हमने भर्ती करवा दिया जी। अब डॉक्टर जाने और आप जानिए, बात तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपने कहा एफआईआर करवाने के लिए, हमने एफआईआर का आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, अब आप जानिए और पुलिस जाने। ये क्या बात हुई? और दूसरी बात ये कि आप उसी दिन जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, उस दिन इन लड़कियों के ऊपर बूट से इन्हें रौंद रहे हैं, इन्हें घसीट रहे हैं, और एक पुलिस ऑफिसर, पुराना पूर्व पुलिस ऑफिसर जो केरल का डीजीपी रहा है, वो कहता है कि गोली भी चलाएंगे और मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पे। उसके बाद बेशर्मी ये देखिए कि पूरा का पूरा देश जो वो शांत रहता है। गोदी मीडिया की जो बात कर रहे हैं आप, बहुत शानदार बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं आप, आग लगाने में सबसे आगे। धनंजय जी, पहले तो गोदी मीडिया को थोड़ा सा उसको साफ करिए। गोदी मीडिया नहीं है, गोदी बहुत अच्छी जगह है, माँ की गोद मानी जाती है, वहाँ बच्चों को जो है सुकून मिलता है। बड़ा हो जाने के बाद भी अगर माँ की गोदी के पास जाता है तो उसको अच्छा लगता है। ये गटर मीडिया है, गोदी मीडिया प्लीज न कहें, गोदी को बदनाम न करें। ये गटर मीडिया है, और गटर मीडिया जो कचरा बहाने के लिए होता है, वो 9 साल से हम खाली कचरा बहते हुए देख रहे हैं। वो कचरा दिल्ली से निकलता है या नोएडा से, आप लोग जहाँ हैं वहाँ से निकलता है और ये जाता है हमारे गांव तक पहुँचता है कचरा, और उस कचरे ने हमारे गांव की भी हालत खराब कर दी। और जो अभी भी अगर उम्मीद लगा के सब लोग बैठे हैं, जैसे अभी हमारे प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि पुलिस वालों के भीतर भी हृदय है, मैंने देखा। प्रशांत भाई ने सही कहा, दिल्ली में जो पिछले 9 सालों में हुआ है, कहीं हृदय नहीं दिखा है प्रोफेसर स्वामी जी। अगर हृदय होता तो पुलिस अफसर एक साथ मिलकर कहते हैं कि मोदी जी हम ये काम नहीं करेंगे, आपके संसद की रखवाली हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे पास्को का अपराधी बैठा हुआ है, आप उसको अरेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो लड़कियां लड़ाई लड़ रही हैं उनको यहाँ से उठा के भगाओ। ऐसा कहते पुलिस नहीं कहा। फिर जो कह रहा है कि डूब मरना, एक ट्वीट आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, कह रहे हैं आखिर क्या जिद है, बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता, क्यों बेटियों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, क्यों वो मां गंगा में मेडल प्रवाह करने के लिए मजबूर हुई। बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। कह रहे हैं बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। सीधी बात कि आखिर क्या जिद है, बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता, क्यों बेटियों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है,
क्यों वो मां गंगा में मेडल प्रवाह करने के लिए मजबूर हुई हैं? बेटी बचाओ नहीं, अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। बहुत बड़ी बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी लिख रहे हैं। और देखिए, तमाम अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ट्वीट्स या उनकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर आएंगी, क्योंकि अपने आप में शर्मनाक बात होती है अगर ये लड़कियां जो हैं या लड़के मेडल को गंगा में बहा देती, प्रवाहित कर देती। धनंजय जी, देखिए, बेटी को बचाओ, बेटी को क्या करो बोला अभी, ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ नहीं, अपराधी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ नहीं, अपराधी बचाओ, ये पहली बार नहीं किया है बीजेपी की सरकार ने। आप याद कीजिए, राहुल गांधी उसके लिए कितना लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी लड़ी, या उत्तर प्रदेश गए लोग, और फिर एक बड़ा क्या आंदोलन हो गया है, बेटी जो है, बेटी के लिए सब लोग निकल आएंगे, लेकिन कोई निकला? जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में बेटियों को कुचलने वाले लोग ही जीत करके आए, और वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके तमाम लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। तो वहां की जनता बेटी बचाना चाहती है या अपराधी बचाना चाहती है, ये देख लीजिए। फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कीजिए, क्या उनके लोकसभा क्षेत्र से कोई ऐसा ग्रुप निकलता है जो कहता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है ये आरोप लगा है, उनको जेल जाना चाहिए? कोई एक व्यक्ति है वहां से निकल के आया है जो बोला है? फिर आप देखिए कि अभी जो ये मेडल डुबोने गई थी जो लड़कियां, साक्षी मलिक और लोग, ये बिल्कुल सही कहा सुनील जी ने कि बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। अगर ये डुबाया जाता, अगर डुबो दिया जाता, तो ये ओलंपिक का जो मेडल है वो देश के लिए तो गौरव है ही। अगर उसको गंगा में डुबो दिया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बदनामी होती, क्योंकि जो ओलंपिक आयोजन कर रहा है उनके साथ भी अपमान की बात होती कि उन्होंने जो सम्मान दिया इन लड़कियों को बेहतरीन खिलाड़ी होने का, उसको भारत सरकार ने या भारतवर्ष के लोगों ने उसका मान नहीं रखा। ये पाप लगता हमारे देश के सर। और नरेश टिकैत ने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। और तारीफ इसलिए भी की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटियों की रक्षा की, उनका मान रखा, मेडल का मान रखा। ये किसान की बेटियां हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पुष्पेंद्र सिंह जो है, जो किसान नेता है, वो आए हुए थे। वो बता रहे थे कि ये सारी बेटियां जो है किसानों की बेटियां हैं, हम अपनी बेटियों की रक्षा में आए हैं। लेकिन जो मोदी जी है उनको तो बेटी है नहीं, और जो संघ है वो तो कहते हैं कि बेटियों की जगह घरों में है। वो बेटियों को देवी कह के उसके पांव तो धोते हैं, उनको नवदुर्गा पे जो है, उनको नवदुर्गा कह करके उनको भोज तो कराते हैं, लेकिन उस बेटियों को कहते हैं कि तुम कमरे में बंद रहो, तुम्हारे फैसले हम लेंगे। तो बेटियों से कई मोहब्बत नहीं है मोदी जी की सरकार को, ना मोदी जी की, ना उनके जो आका है, जो आरएसएस के लोग हैं। अब मैं एक और बात कहूं कि जो शकील भाई ने कहा कि सरकार किसी की बात नहीं सुन रही, मोदी सरकार जब से आई है किसकी बात सुनी गई है? किस जनता की बात सुनी गई है? लेकिन आरएसएस की सारी बातों को सुना है उन्होंने। आरएसएस ने जो जो चाहा वो पूरा किया है। आप उसको, आप एक तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस के एजेंडे में था अनुच्छेद 370 खत्म किया उन्होंने। आरएसएस के एजेंडे में था राम मंदिर, उसके लिए रास्ता साफ किया। आरएसएस के एजेंडे में है लड़कियां घर के अंदर जाएं, उस पर काम कर रहे हैं लगातार वो। आरएसएस के एजेंडे में है कि मुसलमानों को सत्ता के बोर्ड की जो राजनीति है उससे बाहर किया जाए, बाहर करके दिखा दिया। अब जो है राजदंड स्थापित किया जाए, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है कि देश में लोकतंत्र न रहे, राजशाही रहे। देश में जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में लग गए मोदी जी और करके दिखा दिया। अब बताइए, संसद में जो हुआ 28 तारीख को, शकील अख्तर साहब जो मठ के महंत आकर के जो आह्वान किया, पूजा कराई, क्या उससे आपका धर्म, आपका देश, आपका जो राष्ट्र धर्म है, जो संविधान है, क्या वो कलंकित नहीं हुआ? क्या उसका मान रहा? क्या हवन कुंड में संविधान को नहीं जलाया गया? क्या अब भी लगता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है? क्या हिंदू धर्म की स्थापना नहीं की गई? जो सावरकर की प्रतिमा लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, तस्वीर लगाई गई दीवारों पर, क्या सावरकर बड़े हैं या गांधी बड़े थे? आपने कहा कि देश के लोगों का सम्मान नहीं करते, किसको सम्मान करेंगे? जिसको गांधी का सम्मान नहीं है, जिसके मन में नेहरू के प्रति सम्मान नहीं है, वो किसके प्रति सम्मान रखेगा? गांधी, नेहरू दुनिया में सम्मानित व्यक्ति है। दो ऐसे किरदार है आधुनिक दुनिया के, जो जिसको कोई देश दुनिया का जो नहीं कहेगा कि ये महान व्यक्ति नहीं थे।
हम तो भगवान से ऊपर दर्जा मानते हैं गांधी का, लेकिन ये लोग उनको गद्दार कहते हैं। इनको अपना ये जो राजदंड लेके चल रहे हैं, ये कहां से लेके आए, क्या भूमिका है इस राजदंड की? ये राजधर्म कहां निभाया? वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म निभाइए, निभाया राजधर्म? ये आरएसएस धर्म निभा रहा है। आरएसएस के अर्दली हैं, उनके दलाल हैं, उनके लिए काम करने के लिए आए हैं। और इस देश की जनता को अगर अब भी अकल नहीं आई, नहीं समझ में आया कि संविधान चौपट होकर दिया इन्होंने उसका भी मान नहीं रखा जिस संविधान की बदौलत ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठे हैं। अगर देश में हिंदू राष्ट्र होता तो मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी का व्यक्ति हूं, क्या ये प्रधानमंत्री के पद पे आते? क्या ओबीसी की जगह थी प्रधानमंत्री पद के लिए? आज भी देखिए कि ओबीसी को इन्होंने जो है क्या बना रखा है, अपने कमंडल में डाल रखा है। केशव मौर्य के नाम पे चुनाव लड़े और किसको मुख्यमंत्री बनाए। हर जगह ब्राह्मणवाद स्थापित कर रहा है, हर जगह ब्राह्मणवादी अधिनायकवादी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और लड़कियों के लिए इनके मन में कोई दया नहीं। और जो पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा दूं, इस देश की नौकरशाही जो है इन नेताओं के साथ शामिल है देश को बर्बाद करने में। और डीजीपी का जो बयान है, जो केरल के एक्स डीजीपी का, वो साबित करता है कितना घटिया बयान है। उस आदमी का पेंशन रोका जाना चाहिए, उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए, उसको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। और अगर सरकार नहीं कर रही है तो जो दूसरे लोग हैं वो करें। या अपराध ये जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको केस करना चाहिए कि इसके खिलाफ जो है मुकदमा किया जाए, मानहानि का मुकदमा और संविधान के खिलाफ बोलने का मुकदमा। इसका तो ये अविलंब पेंशन रोका जाना चाहिए कि कैसे इसको दिया जा रहा है पेंशन, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी और बातें। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर खून जो है किसका नहीं खौलेगा। लहू हमेशा गर्म ही होता है दोस्तों, ठंडा नहीं होता। अगर ठंडा हुआ तो इसका मतलब आप जिंदगी से हाथ धो चुके हैं, और अगर आप ठंडे हैं तो इसका मतलब आप ठंडे ही हैं। और इस वक्त वही दिखाई दे रहा है। कम से कम इस चैनल पे बैठकर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हालांकि किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, और थोड़ा हम शब्दों की मर्यादा का पालन ज़रूर करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ हो रहा है वो अस्वीकार्य है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश लोकतंत्र, जब तक लोकशाही है, जब तक लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। जिस छड़ी को लेकर के आप घूम रहे हैं और सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, तो उससे इतर आप आज क्या कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। उस ज़माने में हम नहीं थे शायद, लेकिन इस ज़माने में हम हैं और आप भी हैं। इसलिए भी आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हम कर रहे हैं, इस देश की बेटियों की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रख रहे थे धनंजय जी। आता हूँ धनंजय जी, तुरंत आता हूँ। जो कह रहे थे धनंजय जी की आरएसएस का जो एजेंडा है, उसमें एक एजेंडा ये है कि लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद रखो, बाहर मत निकलने दो। क्या उस दिशा में भी जा रहा है हमारा देश? क्या जो ये लड़कियां कर रही हैं उनको जिस ढंग से रौंदा जा रहा है, उनके अरमानों को रौंदा जा रहा है, उनके ऊपर जो भी उनके जो आरोप हैं उन पर अगर आप एफआईआर दर्ज करने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या कहा जाए? कानून कहाँ है, कहाँ नहीं है? खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आऊँ, लेकिन धनंजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। मैं जोड़ना ये चाह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जोड़ना ये चाह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर मैंने बोला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला है कि प्रधानमंत्री ये शपथ लेकर के आए थे, बनारस की जनता ने वोट दिया था, देश भर की जनता के चुने हुए सांसदों ने उनमें नेता जताया था, नेता कहा था उनको, और देश की जनता को उम्मीद दी थी उनको। उसके नाते मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो तमाम उम्मीदें हैं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसीलिए बैठे कि देश की जनता ने बिठाया था, और वो जनता को अधिकार संविधान ने दिया था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ट्वीट कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, उसको देख लेते हैं। कांग्रेस का ट्वीट है, ओलंपिक में कुश्ती में आज तक सिर्फ एक महिला पहलवान ने मेडल जीता है, नाम है साक्षी मलिक। अब पीएम मोदी के अहंकार की वजह से मेडल गंगा में प्रवाहित करने को मजबूर हुई, शर्मनाक, मोदी के अहंकार से हारी बेटियां। ये कांग्रेस ने अभी इस वक्त ट्वीट किया है। वो आप तक और थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि ऐसी प्रतिक्रियाएं अभी आएंगी, बीच बीच में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बहुत ही दुखद दिन और शर्मनाक दिन कहें
इसलिए क्योंकि इन लड़कियों को अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मेडल को, अभी आप देख ही रहे थे साक्षी मलिक कैसे अपने मेडल को इकट्ठा कर रही हैं और उसको लेकर के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ हरिद्वार पहुँचते हैं। हालांकि ये भला कहिए कि नरेश टिकैत सही समय पे पहुँच गए और 5 दिनों का समय इन लोगों से मांगा है और उस मेडल को अपने हवाले किया है कि अभी रुक जाइए, बात करते हैं और गिरफ्तारी करवाने की कोशिश करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की। अमरिंदर उपाध्याय जी। राजीव जी, ये बेटियों की हार नहीं है। जिस दिन ये बेटियां हारेंगी उस दिन ये देश हार जाएगा। तो ये बेटियों की हार नहीं होगी, देश की हार होगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ के जो है आदेश देने चाहिए दिल्ली पुलिस को कि उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का सांसद है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है कि जिनको उन्होंने अपनी बेटी कहा था वो वीडियो वायरल होता है बार बार। विनेश फोगाट को वो अपनी बेटी बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बेटियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है इस देश में, तो किसकी बेटी सुरक्षित होगी इस देश के अंदर? ये चिंता करने का विषय प्रधानमंत्री के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। देश की चिंता अपनी जगह है, देश तो चिंता कर ही रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की भी चिंता का विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री की स्वयं की सगी भतीजी के साथ दिल्ली में लूट हो जाती है जी। तो ये तो दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कानून व्यवस्था है और क्या है सब चीजें। लेकिन राजीव जी, जो मसला है वो यही है कि जो धनंजय कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि जो आरएसएस की जो विचारधारा है और जो उसका खासतौर से एजेंडा है मनुस्मृति वाला, उस मनुस्मृति में महिलाओं को भी 4 दीवारी के अंदर रखना जो है वो एक प्रमुख एजेंडा है। और गुरु गोलवलकर जो इस पर बार बार अपने उपदेश दे चुके हैं महिलाओं को लेकर के। मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि शादी जो है वो समझौता है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, दरअसल वो मानसिकता बार बार निकल करके सामने आती है हर तरीके से, और उस मानसिकता पर ये सरकार काम भी कर रही है आरएसएस की एजेंडे को लागू करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे या आरएसएस का एजेंडा लागू करने के नाम पे नहीं आए थे सत्ता में। वो आए थे विकास का नारा देकर के, वो आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे लेकर के, वो आए थे महंगाई दूर करने के नाम पे लेकर के। राम मंदिर बनाने के नाम पे उनको जनादेश कभी नहीं मिला। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको जनादेश कभी नहीं मिला। आरएसएस का एजेंडा और मनुस्मृति लागू करने के लिए उनको जनादेश कभी नहीं मिला। जनता ने अगर उनको आदेश दिया था, जनादेश दिया था, तो वो महंगाई दूर करने के लिए दिया था, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए दिया था, काला धन वापस लाने के लिए दिया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल जो है वो लोग देने के लिए जो है दिया था। तो ये जो कुल मिला की स्थिति है प्रधानमंत्री की, वो उनको समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो स्वयं समझना चाहिए कि क्या स्थिति देश के अंदर बन रही है। और ये सारा मैसेज जो राजीव जी, जैसा मैंने कल भी एक बार कहा था, अब फिर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये संदेश जो है सारी दुनिया में जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझे या इसको ना समझे, भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़े बजाती रहेगी। प्रधानमंत्री जाते हैं सारी दुनिया में तो बड़ा उनका सम्मान होता है और बहुत ढोल तमाशे बजाए जाते हैं, और किसी देश का प्रधानमंत्री जो वो लौट जाता है उनके चरणों में, करते रहे। लेकिन ये मेडल जो बच्चियां लेकर के घूम रही हैं, ये तस्वीरें सारी दुनिया में घूम रही हैं और ये इस देश की बदनामी है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का सिर जो है इस तरीके की घटनाओं से नीचा होता है कि नहीं होता है। अगर ये खबरें दुनिया के अंदर छप रही है, तो दुनिया के अंदर ये खबरें जा रही है, तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री चूंकि दिल्ली पुलिस के सर्वे सर्वा भी है और केंद्र सरकार के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस जो वो करती है वो अपने मन से नहीं करती है, ऊपर से जो आदेश आते हैं उस आदेश पे करती है। और इसलिए दिल्ली पुलिस को जो कई बार अदालतों की फटकार भी पड़ती है कि आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर इस तरह का जो भी आरोप है वो तो आरोप ठीक है अपनी जगह है, तो उनके तो हाथ बंधे हुए हैं पुलिस के, क्योंकि जो सरकार कहेगी, जो ऊपर से आदेश होगा वो उसको करेंगे। लेकिन ये चिंता का विषय जो है इस देश के लिए भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी जो है वो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और नरेश टिकैत वाकई में बधाई के पात्र है कि उन्होंने आगे बढ़कर के इस चीज को संभालने की कोशिश की है। लेकिन मैं अभी देख रहा था राजीव जी कि इस देश के अंदर जो है यौन शोषण के अपराधियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, एनसी अस्थाना अकेले नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तमाम महिलाएं जो है वो आप देखिए
मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो अगर कोई आंच जरा सी भी आए तो वो देखिए आपको महिलाएं जो है, मतलब नाम लेके किसी को कहना नहीं चाहता, आप देखिए उनके ट्वीट उठाकर किस बेशर्मी के जो है वो ट्वीट है सब सामने आ रहे हैं सब, जिस तरीके से, तो जिस तरीके से मतलब, तो इसका मतलब ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो है वो बलात्कारियों, यौन शोषण के आरोपियों के समर्थन में खड़ा होना है क्या? क्योंकि किसी भी लड़कियों ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। वो एक व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ आरोप है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जो यौन शोषण का आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप है। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो इसलिए जो है बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ करके जो है आप उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में जो चल रहा है राजीव जी, वो भी देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से समाज के अंदर प्रदूषण फैलाया है, और ये हिंदुओं के लिए चिंता का विषय खासतौर से। जो आप कहते हैं खून नहीं खोलता किसका, तो जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं है पानी है, जो नारा लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये हिंदुओं के लिए वास्तव में सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही खालिस्तानियां रहती हैं तो हिंदुओं का खून क्यों नहीं खोलता है? ये चिंता का विषय राजीव जी। हिंदू हो या मुसलमान हो, बात यहाँ जाति धर्म से ऊपर जो है वो ये है कि आखिर यौन शोषण का आरोप लगा है, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है, और उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई किनके ऊपर कर रही है? जो उन्होंने आरोप लगाया है उनके ऊपर एफआईआर, उल्टा एफआईआर, और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से धमकियां अलग। तो किस दिशा में जा रहा है देश, समझना तो होगा। क्या एक विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं वो हम देख रहे हैं इस वक्त, कि बिल्कुल सब कुछ उल्टी दिशा में बहा दो, गंगा उल्टी दिशा में आज से बहेगी जी। अब तक तो उधर से ऊपर से नीचे उतरती थी, अब नीचे से ऊपर जाएगी। ये फरमान जारी कर दिया जाए तो गंगा मान जाएगी क्या? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। सवालों का जवाब अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, सब कुछ उल्टा सीधा यहाँ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। स्वामी जी, ये आखिर ये गड़बड़ है क्या? ये परेशानी है कहाँ? जड़ क्या है इसकी? है जो मुझे नहीं लगना चाहिए। पिछले 1.5 महीने से लग रहा है कि हम हिंदू जो अपने को हिंदू कहते हैं, ये ढोंगी हैं, हम पाखंडी हैं, हम धूर्त हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम धूर्त हैं और पाखंडी हैं। हम नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखते हैं और छोटी लड़कियों को ढूंढने के लिए, बेटियों को ढूंढने के लिए सड़क पे बैठते हैं, और सड़क पे जब वो बच्चियां मिलती हैं तो उन्हें आदर पूर्वक घर में लाते हैं, उनके पैर धोते हैं और खाना खिलाते हैं, टीका लगाते हैं, और ये महसूस करते हैं कि हम देवी को प्रणाम कर रहे हैं। हम धूर्त हैं, हम आडंबर करते हैं, वास्तविकता में आडंबर करते हैं। ये वही बेटियां हैं जिनको हम अपने घर में पूजते हैं 9 दिन, और हम कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो शक्तिशाली हैं, माँ लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, माँ सरस्वती जो है विद्या का प्रतीक हैं। हम आडंबरी हैं, हम ढोंगी हैं, और इन बेटियों के दर्द से हम व्यथित नहीं होते। हम महाभारत से कहते हैं हमने शिक्षा ली है, रामायण से शिक्षा ली है, ना हमने महाभारत ली है, ना भगवान कृष्ण को। मुझे लगता है हम रामायण को भी नहीं, पूरी रामायण केवल इस बात पे हुई नारी सम्मान पर, पूरी भी नारी पर, और आज इस कलयुग में उसी नारी सम्मान का प्रश्न है, और हम ढोंगी हिंदू। और मैंने देखिए पहले भी राजीव जी कहा है, ये संघर्ष है ढोंगी हिंदू और असली हिंदुओं का। और जो कहा अमलेंदु जी ने कि कुछ हिंदू औरतें और पुरुष, मैं आरोप लगा रहा हूं, वो ढोंगी हिंदू हैं। मैं असली हिंदू हूं। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं सारे के सारे जो हैं वो असली हिंदुस्तानी हैं, वो अपने अपने धर्म पे अडिग हैं, और किसी भी धर्म में सिखाया गया है। सिख धर्म में देखिए नारी का कितना सम्मान है, इस्लाम में नारी का कितना सम्मान है, हिंदुत्व में नारी का कितना सम्मान है, हर धर्म में नारी का सम्मान सिखाया गया है। तो इसलिए मैं मानना नहीं चाहता, मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन जब ये ढोंग देखता हूं मैं ढोंग देखता हूं कि लड़कियों को, बेटियों को, कन्याओं को जिनको हम पूजते हैं,
उन्हें घसीटा जाता है, उनकी गर्दन पे बूट रखा जाता है। उस समय संसद के अंदर में एक नौटंकी होती है, इस देश के अंदर एक नौटंकी होती है। हमारे अब तो हिंदुस्तान का हास्य बन रहा था पूरे विश्व में, राजीव जी, हमारे हिंदुत्व का हास्य बनेगा, ये मेरे लिए दुखदाई है। जिस सनातन धर्म को, जो मेरी रग रग में बहता है, जिसे मैं प्यार करता हूं अपने से ज्यादा, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे देश के, मेरे धर्म के लोग ढोंगी हो गए हैं, आडंबरी हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं। अगर उनके अंदर जरा भी हिंदुत्व बाकी है, सनातन धर्म बाकी है, उनकी भुजाएं फड़कनी चाहिए। और मैं एक आह्वान करना चाहता हूं हर घर की बेटी और औरत से और नारी से, अपने घर के पुरुष को खाना मत देना, नाश्ता मत देना, मना कर देना कि जब तक जाके जंतर मंतर पे इन बेटियों के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगी। इस घर में चूल्हा तब जलेगा जब वहां जाके उनके समर्थन में खड़े होके और उनके साथ एक फोटो खिंचा के मेरे पास भेजोगे, पोस्ट करोगे, नहीं तो तुम्हें घर में खाना। अगर ये नारी असली हिंदू हैं और असली सनातन धर्मी हैं, नहीं तो मैं मानूंगा हमारी अधिकांश जनता जो है, जनसंख्या जो है, वो आडंबरी, ढोंगी और पाखंडी हो गई है। राजीव, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर जो भी मीडिया, अभी गटर मीडिया कहिए, पिट्ठू मीडिया कहिए, गोदी मीडिया कीजिए कहिए, जो भी मीडिया कहिए, अगर जब हर जगह एक ही ढंग की पढ़ाई हो रही हो और जहां एक नफ़रत का बीज इस ढंग से बो दिया गया हो और फसल लहलहा रही हो, तो वहाँ क्या कहेंगे? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को कैसे लोग समझेंगे, कैसे लोग सुनेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और लेकिन ठीक है, कहते हैं देर है अंधेर नहीं। दुखद पहलू ये है कि अपनी मांग, अपनी डिमांड, और मांग भी ऐसी नहीं कि हमको इतना पेंशन बढ़ा दो तो हमारे पैसे, हमको कुछ और दे दो। ये तो अपनी इज्जत के साथ, जो इनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इन लड़कियों के साथ में, उसके लिए वो लड़ रही हैं और उस पर चुप्पी साधे हुए। जरा आना चाहता हूँ एक बार फिर से शकील अख्तर जी आपके पास, और फिर बाकी साथियों के पास आता हूँ। शकील अख्तर जी, आप अभी नए संसद भवन के उद्घाटन का जिक्र भी कर रहे थे और बहुत नज़दीक से आप इतना घूमते फिरते हैं, मतलब देखता हूँ, रोज़ सुबह निकलते हैं और तमाम जगहों पे जाते हैं। जो बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिस गंभीरता की बात कर रहे हैं, जो बात यहाँ रख रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये भी कई बार गए जंतर मंतर। हालांकि अब ये लड़कियाँ हटा दी गई हैं वहाँ से, बिल्कुल इस ढंग से जैसे कि घर से आपको बाहर फेंक दिया गया हो, वैसे फेंक दिया गया है। और धमकी भी दी गई है कि अब आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है। 4 दीवारी में कैद है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग है वहाँ पे, और ये कि आप यहाँ नहीं आ सकते, मीडिया वाले भी नहीं जा सकते हैं, ये भी है, क्योंकि उसके बगल में ही हमारा ऑफिस, INS ऑफिस है, और वहाँ से हमारे साथी जाते हैं, हमारे रिपोर्टर जाते हैं, तो उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। ये हालत हो गई है। क्या कुछ कहा जाए? शकील अख्तर जी, आपकी भी सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी सबसे बात होती रहती है, और इधर कांग्रेस की गहमा गहमी भी खूब चल रही है। राहुल गांधी अब विदेश पहुंचने वाले हैं, अमेरिका पहुंचने वाले हैं। जो कुछ यहाँ चल रहा है, कांग्रेस की 2 प्रतिक्रियाएं हम आप सबके सामने रख चुके हैं। उस लिहाज से भी समझना चाहूँगा आपसे कि जिसमें बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया आई है। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पार्टी की भी प्रतिक्रिया आपने देखी। इसमें कांग्रेस के रोल को समझना ज़रा ज़रूरी है। जो कुछ चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो खुलकर सपोर्ट होना चाहिए विपक्षी दलों का, गए तो सब, प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी लगातार इस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गए, दूसरे दलों के नेता भी आए। जबकि दूसरी बार जब ये लड़कियां आई थी यहाँ जंतर मंतर पे, तो उन्होंने कहा था कि अब ये लड़ाई बिल्कुल ओपन है, पॉलिटिकल पार्टियां चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं हमारे इस आंदोलन को। लेकिन उस हिसाब से क्या लगता है, जैसा इस आंदोलन को समर्थन मिलना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वैसा समर्थन मिला क्या? देखिए राजीव जी, हमारे यहाँ जो वैल्यूज होती हैं वो ऊपर से नीचे आती है। 2014 के बाद पिछले 9 सालों में ये देश बहुत कुछ बदल गया है। हम ज्यादा क्रूर और निर्मम हो गए हैं। आप याद करिए, कांग्रेस के रूल की आप बात कर रहे हैं,
2014 से पहले यहां एक निर्भया कांड हुआ जिसमें कांग्रेस या दिल्ली सरकार जो उस वक्त थी उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो मनमोहन सिंह के खिलाफ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शीला दीक्षित के खिलाफ चलाया गया। और बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और सरकार जो पूरी थी, केंद्र की और दिल्ली सरकार, कहीं से भी न तो आंदोलनकारियों के प्रति न निर्भया और उसके परिवार के प्रति कोई उसने दुराग्रह रखा। उसे इलाज के लिए, बेहतरीन इलाज के लिए सिंगापुर पहुंचाया। राहुल गांधी ने चुपचाप उनके परिवार का ख्याल रखा पूरा का पूरा। उसके भाई को पायलट बनाने के लिए चुपचाप इंतजाम किए और कोई बताया भी नहीं। वो भी उसके भाई ने बाद में, निर्भया के भाई ने बात बताई कि सारी व्यवस्थाएं जो है राहुल गांधी ने की। तो एक जीवन मूल्य थे, जहां संवेदना थी, जहां दूसरों का ख्याल रखने की बात थी, जहां प्रचार से दूर रहने की बात की। लेकिन आज आप 9 साल में देख रहे हैं कि हर छोटी से छोटी बात का श्रेय लिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों का, इन ओलंपिक का, हर बात का श्रेय लिया जा रहा है कि हमारी वजह से मेडल आए, हमारी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से वो हुआ। सिर्फ और सिर्फ बातों के जरिए जो है शासन स्थापित करने की, लोगों को बहकाने की कोशिश हो रही है। और दुखद यह है कि हमारे लोग भी बातों में बहुत भरोसा करते हैं। 2014 से पहले हमारे खुद के मीडिया साथी और बाकी लोग मध्यम वर्ग के मौन मनमोहन सिंह बड़े व्यंग में कहते थे, मौन एक शक्ति है, मौन होना पढ़े लिखे बड़े लोगों की निशानी है, कम बोलना एक अच्छा गुण माना जाता है और ज्यादा बोलना तो कभी अच्छा गुण नहीं माना जाता। और आज आप देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो नहीं कही जाती, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, और सिर्फ बातें ही की जाती हैं। तो निर्भया समय पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ और एक बड़ा ही गलत आंदोलन हुआ जो हम सबने देखा। उसके लिए आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी। सॉरी, जो मीडिया था न उसने, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसने, कि हमने बेवजह कांग्रेस पे, मनमोहन सिंह पे और शीला दीक्षित पे आरोप लगाए, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर आरोप लगाए। आज तो बीजेपी का सांसद है ब्रजभूषण सिंह, आज तो वो होम मिनिस्टर है, केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी, जिसके लड़के ने किसानों को कुचल के मार दिया, अभी तक उसको नहीं हटाया। और दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और दोनों बाहुबली हैं। लेकिन कहीं कोई मीडिया वाला इस बारे में पूछने वाला है? किसी ने सवाल टेनी पर या ब्रजभूषण शरण सिंह पर उठाया? तो आप जो कह रहे हैं इस बात तो सही कह रहे हैं कि कितना समर्थन मिला पहलवानों को, लेकिन देश का ये माहौल जो है इसमें समर्थन देने वाले भी सब डरे हुए हैं। जिस तरह से ट्रोल पीछे पड़ जाते हैं, अभी आप देख रहे हैं महिला पहलवानों के पीछे पड़े हुए हैं। उनसे कह रहे हैं कि नौकरी भी छोड़ दो, उनसे कह रहे हैं कि जो पैसा मिला था वो भी दे दो, उनसे कह रहे हैं कि तुम क्या बताएं, हम आप तो खुद पढ़ रहे हैं और सब लोग पढ़ रहे हैं, कितनी कितनी गंदी भाषा उन पहलवानों के लिए, लड़कियों के लिए लिखी जा रही है जो विक्टिम है, जिनके साथ हुआ है। तो इस शर्मनाक स्थिति में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीवन मूल्य बदल जाते हैं। होना नहीं चाहिए, मगर है हमारे देश में ये कि यथा राजा तथा प्रजा। 2014 से पहले लाखों लोग इकट्ठे होते थे, इंडिया गेट में मोमबत्ती जलाए रोज जाते थे। किसी ने भी, पुलिस ने या केंद्र या राज्य सरकार ने उन्हें परेशान किया क्या? आज तो जो भी जाता है जंतर मंतर, उसका नाम जाता है, हर आदमी डरा हुआ है। तो स्थितियां लेकिन बदल रही हैं। आप सही कह रहे थे, कर्नाटक की जीत इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रही। उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा रही। देखिए, चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद उसकी गति तेज हो जाती है। और वो गति कर्नाटक के बाद अपने आप तेज हो गई। राजस्थान, जिसके बारे में कहा जा रहा था, आपने जिक्र भी किया शुरू में अपनी बात में कि यह स्थिति सुधर नहीं सकती है, यहां कोई हल नहीं निकल सकता। आपने देखा कि कल रात को राहुल गांधी और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो एक समस्या का भी काफी हद तक हल कर दिया। कम से कम युद्ध विराम हो गया, युद्ध स्थगित हो गया। और आज आप ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे होने वाले हैं। राहुल, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों अभी खामोश हैं। कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है
जो इस समझौते के विरुद्ध जा रही है, और उम्मीद है कि दोनों इस बात को मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वापस बेहतर करने के लिए आगे आ रही है और बीजेपी जो है अपने अंतर्विरोधों की वजह से पीछे की तरफ जा रही है। तो ऐसे में पायलट भी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि वो उस पार्टी की तरफ जाए जो अपने अच्छे दिनों से अब नहीं गुजर रही है, जिसको अच्छे दिन कहते थे उनसे नहीं गुजर रही है। तो इन स्थितियों के अंदर राहुल का जो अमेरिका दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गोदी मीडिया और बीजेपी की पूरी सरकार और पार्टी इस बात में लगी रहेगी कि राहुल ने क्या बोला, राहुल के खिलाफ फिर एक नई चीजें सामने लाई जाएंगी। पर आपको मालूम है कि राहुल इन सब चीजों की न परवाह करते हैं न डरते हैं। वो जो सही होता है, ठीक होता है, देश हित में होता है, वो बोलते हैं, और वहां पे भी यही होगा। गोदी मीडिया जिसका मुख्य काम यह था कि वो ब्रजभूषण सिंह से सवाल करती, वो प्रधानमंत्री जी से सवाल करती, वो गृह मंत्री जी से सवाल करती। अभी मणिपुर का क्या हाल है? मणिपुर की स्थिति अभी कांग्रेस ने, उनके प्रवक्ता अजय कुमार ने, जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो होके आए थे वहां पे, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो खड़गई में पहुंचाई थी। आने के बाद उन्होंने कहा कि ये सूडान और सोमालिया जैसी स्थिति है। जातीय दंगा इस कदर भड़क गया है कि वहां पे कमिश्नर तक अपने जातीय संरक्षण में जा रहा है। मंत्री भी पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने जातीय संरक्षण में जा रहे हैं। ये उन्होंने कहा देश में, खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, राजनीतिक हैं। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं देखी कि किसी को पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, किसी फोर्स पे भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने जातिगत संरक्षण पे भरोसा है, उनसे सुरक्षा मांग रहे हैं। ये सीमावर्ती राज्य है और ये 1947 में इसका भारत में विलय नहीं हुआ था। 1949 में 2 साल बाद नेहरू ने कराया था। लेकिन ये कहते हैं कि नेहरू ने बहुत गलतियां करी और हमको दुरुस्त कर रहे हैं। पता नहीं मणिपुर की गलती वो मानते होंगे, इसलिए दुरुस्त कर रहे होंगे, वह क्या कर देंगे ये। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। इस देश को एक बात अच्छी तरह समझ जाना चाहिए, खासतौर से हमारे मध्यम वर्ग को। मीडिया तो क्या समझेगा, मुझे उम्मीद नहीं है। दूसरी सरकार आएगी तो मीडिया फिर उसी तरह से काम करने लगेगा। इसको हम क्या नाम दें क्या ना दें, इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा है, जैसे भी जो कुछ है। लेकिन इस मध्यम वर्ग को समझ जाना चाहिए कि वास्तविक जीवन मूल्य, आधुनिक मूल्य क्या होते हैं। जी। ये जो मौन मनमोहन सिंह इन्होंने कहा था, वो इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा है। लीजिए, बातों का बादशाह आ गया है, करवा लीजिए जितनी बातें करना है, लेकिन उससे क्या कुछ होगा? तो राजीव जी, आप सही कह रहे थे कि चीजें बदल रही हैं, झटके लग रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से लोगों को अपना असर डाल पाते हैं और लोग इस बात को समझ पाते हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप? जो कुछ भी, और उसमें पॉलिटिकल और खासकर कांग्रेस का रोल, पहलवानों की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल, और साथ साथ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी एक झटका कल रात को कांग्रेस ने दे दिया है, जब कह दिया कि ये दोनों, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में इधर जो भी डिमांड आता है, वहाँ अपने आप को बिल्कुल मौन धारण, किसी और को, जैसे अभी कह रहे थे मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे, लेकिन यहाँ जहाँ बोलना है वहाँ चुप, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बिल्कुल बोलते रहना है। देखिए राजीव जी, मीडिया तो जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये तो इसी तरीके से काम करेगा। और जिसकी चर्चा शकील जी कर रहे थे कि निर्भया कांड में बड़े लोग इंडिया गेट पहुंच गए थे, ये जो मध्यम वर्ग है और मूलतः जो सवर्ण भी है उत्तर भारत का, इसकी संवेदना उस वक्त निर्भया के प्रति नहीं थी। अगर इसकी संवेदना निर्भया के प्रति होती तो वो हाथरस के प्रति भी संवेदनशील होता, वो उन्नाव के प्रति भी संवेदनशील होता, वो कठुआ में जो बच्ची के साथ रेप हुआ उसमें भी संवेदनशील होता। लेकिन तब यही मध्यम वर्ग महानगरों का ये उनके साथ खड़ा था जो तिरंगा झंडा लेकर बलात्कारियों को छुड़ाने सड़कों पर जुलूस लेकर निकले थे।
बीजेपी के मंत्रियों के साथ। तो ये जो महानगरों का मध्यम वर्ग है, ये कभी भी इमरजेंसी में भी ये साथ नहीं रहा डेमोक्रेटिक फोर्सेस के। तो इससे उम्मीद करना बेकार है। ये बड़े बड़े झोले लेकर शॉपिंग मॉल में ही घूमेगा संडे को। तो इसकी संवेदना जो है वो इस देश के प्रति है ही नहीं। इस देश की आज़ादी में, इस देश की इमरजेंसी लगी उसकी लड़ाई में ये किसान, मजदूर, गरीब आदमी लड़ा है। जरा कांग्रेस की एक पीसी चल रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इसी मसले पे, जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रही है कांग्रेस। जरा भवन में जिस तरीके से 28 तारीख को उद्घाटन चल रहा था, उसी संसद भवन के बाहर जो है महिलाओं के साथ जो पुलिस ने जिस तरीके से अपने जूतों से महिलाओं का जो सर कुचलने का काम कर रही थी पुलिस। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ ये अत्याचार। 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है ये सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचाना है। थैंक यू वेरी मच। तो सुन रहे थे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से, और उसमें भी इसी मसले पे अपनी बात रखते हुए सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, और क्या कुछ कह रही थी सब आपके सामने। प्रशांत टंडन जी, आप कुछ कह रहे थे, आगे बढ़ते जी। तो मैं बात कर रहा था कि आज अगर लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, तो इस मिडिल क्लास से उम्मीद ना करें कि वो आएगा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो संविधान के साथ नहीं खड़ा होगा। उसको अगर आपको देखना है तो दो जगह देखिए उसको। सुबह अमेरिकन एम्बेसी के सामने लाइनों पे लगेगा, वीज़ा के लिए दिखाई देगा वो। और एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़का एक लड़की को चाकुओं से गोद रहा है, मार रहा है लगातार, और तमाशबीन, वो दुबला पतला लड़का है, कोई एक हड्डी का, उसको कोई पकड़ के खींच देता और निकल जाता, लेकिन लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। और यही सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने को कहिए जो बड़े बहादुर बन जाते हैं। तो मेरी इस मध्यम वर्ग से बड़ी शिकायत है, और इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तो जो चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक में देख लीजिए आप, कर्नाटक में कहाँ पे जो सरकार बनी है वो किन लोगों के वोट से बनी है, और किन लोगों ने तमाम चीजों के बावजूद महानगरों के लोगों ने किनको वोट दिया है। ये एक बड़ा भारत और इंडिया का जो विभाजन है वो बड़ा खतरनाक है भारत के लिए। दुनिया में कहीं भी राजीव जी, लोकतंत्र जहाँ पे भी है वहाँ का मिडिल क्लास खड़ा होता है। मैं चर्चा कर रहा था एक आध दिन पहले, याद कीजिए जब किसान नासिक के किसान मुंबई पहुंचे थे, मुंबई का मध्यम वर्ग, धनंजय जी को याद होगा, हम सबको याद है, मुंबई का मध्यम वर्ग उनके लिए जूस और फल लेकर खड़ा था। महिलाएं पैरों में पट्टियां बांध रही थी किसानों के। और ये दिल्ली का, उत्तर भारत का जो मध्यम वर्ग है वो इन किसानों को आतंकवादी कहता है, जिनकी रोटी खाता है। और ये अपनी सरकार बचाने के लिए
ये साथ में जा रहा था। अगर निर्भया पे वो जो सड़कों पे निकला था तो उसकी संवेदनशीलता नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ निकला था, वो आरएसएस के लोग थे। और यही आरएसएस के लोग अब नहीं निकलेंगे, अब उनकी संवेदना मर जाएगी। अब वो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया के साथ खड़े होंगे। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है और लोकतंत्र पे तो आंच नहीं है। मैं कहूँगा कई बार ऐसी परीक्षाएं आई हैं और भारत के समाज ने उसका बहुत ठीक से जवाब दिया है। और आप देखिएगा उसकी प्रक्रिया कर्नाटक से शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश में होगा, आगे भी होगा। और आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन में भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी और वो लड़ाई जीती भी जाएगी। जी, बहुत आसान नहीं है, झटके पे झटका है। बीजेपी को दोहरा झटका हम कह रहे हैं। एक झटका तो राहुल गांधी देकर के अमेरिका निकल गए, दूसरा झटका जो है वो महिलाएं दे रही हैं, रेसलर्स दे रही हैं, पहलवान दे रही हैं। क्या इसको इस रूप में माना जाए सुनील शुक्ला जी? और लोकतंत्र को बचाने के लिए जब लोग सड़कों पे आएंगे, आज ये लड़कियां आ रही हैं, आप नहीं साथ दे रहे हैं, कि कल किसान आए थे, आप साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन कल को जब चोट खुद पे लगेगी तब तो आप बाहर निकलोगे ही। और ऐसा ही होता है, मध्यम वर्ग तो हमेशा चोट खाने के बाद ही संभलता है, ये तो हमने देखा है, इतिहास गवाह है। सुनील शुक्ला जी, योग्यता और प्रतिभा का सम्मान किए बगैर आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। यह किसी को मुगालता नहीं होनी चाहिए कि इन प्रतिभावान महिला पहलवानों के साथ जिस उपेक्षापूर्ण कार्रवाई ये सरकार कर रही है, अपने खुद का ताबूत तैयार कर रही है। ये सामान्य लोग नहीं है जिनको आप यूं ही टाल दें। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दिया है। वो जो इस अंतर्राष्ट्रीय मैचों में चाहे ओलंपिक का मेडल जीतते हैं, उनको ये पता होता है कि मेडल जीतने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है और किस तरह के एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। मैं मानता हूं कि जो कार्रवाई, जिस तरह की उपेक्षापूर्ण अपमानजनक कार्रवाई इन महिला पहलवानों के साथ सरकार कर रही है, इसका आम लोगों के बीच में हलचल है। ये ऐसा नहीं है कि अनसुना कर दिया है पूरे समाज ने। अब हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा या हम देख नहीं पा रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके की अपेक्षा हम कर रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन या एक बड़ा प्रतिकार दिखाई पड़े, उस तरह का न दिख रहा हो, लेकिन उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इसको लेकर के कोई हलचल नहीं है या समाज में कोई इसका संदेश नहीं है। अगर नरेश टिकैत जैसे लोग इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं, इन महिला पहलवानों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, तो ये समाज के अंदर से उठा हुआ एक विवेक है और उस समाज के प्रतिनिधि हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के चिंतित है और आहत है। नरेश टिकैत केवल इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि वह केवल किसान आंदोलन है। निश्चित रूप से पहलवानी में तो किसानों के ही बच्चे आगे आते हैं। ये जो कथित व्हाइट कॉलर लोग हैं, उनके बच्चे इस खेल में नहीं आते और उन अपने बच्चों को बचाने के लिए इन किसान नेताओं ने पहल की। लेकिन ये बच्चियां केवल किसान नेताओं के परिवार की बच्चियां नहीं है, आज की तारीख में पूरे देश की बच्चियां। पूरा देश इनके नाम पर गौरव महसूस करता है। जिन अपने मेडल और पदक जीत करके जब इन्होंने स्टेडियम पर चक्कर लगाया है या अपने शरीर पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, तो पूरे देश ने इसका गौरव महसूस किया। लेकिन है क्या कि सत्ता का अपना व्याकरण होता है और उस व्याकरण में उलझे हुए लोग ये मान के चलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और इससे बेहतर कुछ किया नहीं जा सकता। और जब इसका परिणाम सामने आता है तो उनको पछताने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। नरेश टिकैत ने इस सरकार को बहुत ही शर्मिंदगी से बचा लिया है और अभी भी अगर इनका विवेक जागृत होगा तो कम से कम जो आश्वासन नरेश टिकैत दे रहे हैं उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस तरह की घटनाओं को दरी के नीचे दबा नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। आप समय लेकर के टाल करके बढ़ाते हुए आप ये चाहें कि ये मामले अपने आप इसकी आग बुझ जाएगी, ये संभव नहीं है। यह इस तरह का ये इतना बड़ा प्रतिकार है और इतना बड़ा आंदोलन है कि इसमें लोग लगातार जुड़ते चले जाएंगे। आवश्यक नहीं है कि क्या बहुत बड़ा जनमानस दिखाई पड़े,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाज का पूरा समाज इसको छोड़ दे। जब इन्हीं पहलवानों ने इसी दिल्ली में जंतर मंतर से निकल करके अपना कैंडल मार्च निकाला, तो ऐसा थोड़ा था कि उसमें जन सहभागिता नहीं थी। अच्छी खासी संख्या में लोग उसमें मौजूद थे और उन्होंने अपनी सहभागिता प्रदर्शित की। समाज के भीतर से इसके महल चल रहा है और इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। यह मान के एक सरकार की आदत सी हो गई है। जो सरकार नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी नोटिस दे सकती है किसी मामले को लेकर के, इनको संकोच नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है कि उस नोटिस देने मात्र से उसका परिणाम आपको सामने नहीं आया। उस एक घटना का पूरे पश्चिम बंगाल में क्या प्रतिक्रिया हुई आपके सामने है। तो ये महिला पहलवान किसी जात की, वर्ग की, किसी राज्य की, किसी समूह की प्रतिनिधि नहीं है, ये पूरे देश की प्रतिनिधि है। और अगर आप लोग योग्यता और प्रतिभा का इस तरह से अनादर करेंगे, यकीन मानिए इसकी बहुत बड़ी कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। और यह केवल बीजेपी नहीं, आप मतलब इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी संवेदनशील हैं, जिनकी भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, जो इनके साथ खड़ा नहीं है, उन सबको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये आप सभी देखेंगे इसको, क्योंकि इन महिला पहलवानों ने अपने आंदोलन के माध्यम से पूरे समाज को जागृत किया है, पूरे समाज में संदेश देने की कोशिश की है कि यह वह संवेदनहीन सरकार है जो महिलाओं के अपमान के साथ, संवेदनशीलता के साथ सामने नहीं आती, उनके सम्मान को, मान को, उनकी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास नहीं करती है, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पहल नहीं करती जो इन महिला पहलवानों के साथ एक अपमानजनक व्यवहार करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इन महिला पहलवानों के इस आंदोलन से पूरे समाज में एक बड़ा संदेश गया और इस सरकार को जो यह अकर्मण्यता है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहूँगा। बहुत कुछ आज और बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत अभी नहीं है। 4-5 दिन का समय है। राकेश टिकैत भी लगातार बात कर रहे हैं लोगों से और नरेश टिकैत उनके बड़े भाई ऑलरेडी वहाँ पहुँच करके उन्होंने इन पहलवानों को समझाया है और कहा है, आश्वासन दिया है कि सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं और करेंगे और कोशिश करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह को की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। तो एक तरफ मामला जो है वो इन दोनों के बीच की बात जो चल रही है वो आप सबके सामने रख रहे थे। दूसरी बात जो पॉलिटिकली जो चल रहा है, जिसकी तरफ इशारा अभी कर रहे थे सुनील शुक्ला जी भी और उनसे पहले शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी जो बातें अपनी रख रहे थे, उसमें कि जनता जब आती है अपने आप पे, और ख़ासकर 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, इस हिसाब से, इस लिहाज से आप देख रहे हैं कर्नाटक से जो चीज़ें सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रही हैं उसको और खिलाफ जाते हुए आप देख रहे हैं क्या? आप मुंबई में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में एक बड़ा मीडिया हाउस ने कल ही सर्वे किया है और उस सर्वे में महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। शायद आप देखे होंगे महाविकास अघाड़ी को लगभग 48% और सत्तारूढ़ दल को लगभग 38%, 37-38%। हालांकि सीटें कितनी आ रही है ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो परसेंट है, कहाँ 47-48% और कहाँ 37-38%, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। आप किस रूप में देखते हैं? महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उसमें अभी जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। छत्तीसगढ़ को भी किनारे रख दें, वहाँ भूपेश बघेल बहुत सेफ स्थिति में है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ भी सप्तऋषियों की मूर्तियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं एक आंधी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके आते हैं। देखिए, जो स्थिति है 2019 में थी वो तो पक्की बात है। और आपने जो महाराष्ट्र के सर्वे की बात कही या बिहार मिल रही है, तो दोनों जगह पे इनकी हालत खराब है। कर्नाटक में हमने देख लिया, मध्य प्रदेश में तो पिछली बार भी हार गए थे। अगर ये सिंधिया गड़बड़ नहीं करता तो वहां सरकार होती कांग्रेस की। राजस्थान में स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि वो दोनों में समझौता हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट के सामने कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में हवा बदली है उसमें समझ होगा उनको भी कि हम लड़ करके नहीं जीत सकते, क्या अलग पार्टी कैसे करेंगे। मुझे जो अलग चिंता है
और जो हमारे सारे बड़े भाइयों ने पहले कहा है, संवेदनशीलता को लेकर के कहा हो या नागरिकों को स्त्री के प्रति सम्मान के लेकर के बात कही हो, कि सुनील भाई जिस तरह से बात कर रहे थे बड़ी उम्मीद जगती है और लगता कि वाह क्या सब हरा हरा है। लेकिन सुनील भाई दुखद है, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है, क्योंकि जो उत्तर भारत है ना, खासकर जो हिंदी पट्टी जिसको गोबर पट्टी कहते हैं, गोबर पट्टी क्यों कहते हैं अब मुझे समझ में आया, पहले मैं नहीं जानता था, मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कोई बोलता था गोबर पट्टी। हमें लगता है कि साउथ इंडिया वाले या महाराष्ट्र वाले हमारे इलाके को छोटा बताते हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि गोबर पट्टी सही में है, यहाँ गोबर ही है। बढ़ती मंजिला खाली है जिसे बोलते हैं मराठी में, यहाँ तो बढ़ती मंजिला पे गोबर रखा हुआ है। तो गोबर तो अब गांव में रहा नहीं, क्योंकि अब बैल से खेती होती नहीं है, गाय पालते नहीं है, घर में रहने की तो जगह नहीं है, गाय कहाँ पालेंगे। तो गौशाला से गोबर ला करके, या कहिए आरएसएस का जो नागपुर का मंदिर है वहां से लेकर के, और गटर मीडिया जो गोबर बहा रहा है वो सब माथे पे ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन होने वाला है राजीव जी। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने आंदोलन चला था, 750 किसान मरे थे, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है उत्तर प्रदेश हरियाणा के प्रभावित थे किसान। जो 50 लाख के करीब जो लोग मरे कोरोना काल में बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, उसमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर भारत के थे। गंगा किनारे, गंगा के भीतर और गंगा के बाहर कितनी लाशें तैर रही थी वो हम सब ने देखा, लेकिन किसकी संवेदना जागी? कौन सरकार जीती? कौन आया उसके बाद? फिर ये देखिए, अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने एक बड़ा बढ़िया ये कमेंट किया है कि गंगा में जो अपनों के शव बहते देखकर नहीं जागे, मेडल बहाए जाने से क्या जागेंगे। लाखों शव इलाहाबाद में रहते हैं सुनील जी, आपके इलाहाबाद के गंगा किनारे भी जो है ढेर सारे शव आपको दिखे होंगे। हम तो गंगा किनारे उस समय नहीं थे, और हमने टीवी पे देखा था, उसी गटर मीडिया के टीवी पे देखा था कि कितने शव थे। हम बेसिकली, आप कल देख लीजिए, कल दिल्ली में जो लड़की को मारा, उस लड़के ने जिसकी बात कर रहे थे प्रशांत भाई, चाकू गोद दिया, पता नहीं कितने चाकू मारे, उसके माथे पे पत्थर पटक दिया, मैं तो देख नहीं पाया दृश्य, कितना भयावह है। उसमें गोदी गटर मीडिया जो है हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा है, कलावा बंधा था कि नहीं था, साहिल नाम था, फलाना नाम था, इतने धूर्त लोगों की जमीन है। आप कह रहे हैं राजीव जी गुस्सा आता है, खून खोलता है, मैं तो राजा हूं नहीं, मेरे पास ताकत नहीं है, नहीं तो इनको मैं मंत्र मार करके बंदर बना देता सबको। इतने कमीने लोग हैं ये लोग। और आप देखिए कि जनता किस तरह से चल रही थी, सब लोग जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पकड़े उसको। और ये फास्ट ट्रैक पे नहीं लेने वाले हैं, दिल्ली सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है, ये फास्ट ट्रैक पे लेकर के इसको फांसी की सजा नहीं दिलवाएंगे। तो जो संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं हम सब, सोचने में बड़ा अच्छा लगता है। प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि 9 दुर्गा में हम बेटियों को ढूंढ करके लाते हैं, कन्याओं को ढूंढ करके लाते हैं, लेकिन कन्याओं के प्रति हमारा क्या बर्ताव, समाज का छोड़िए, हमारे घरों में क्या बर्ताव है। मैं कई बार बोल चुका हूं, बार बार बोलता हूं, अभी भी बिहार चलिए, लड़कियों का भाव जो है वो घूरे पे जो फेंका हुआ है ना, इसको हमारे गेनौरा बोलते हैं, गेनौरा की तरह। हालांकि वही बेटियां जो है वो अभी टॉप कर रही है, बिहार की लड़की है जो टॉप की है यूपीएससी में, लेकिन टॉप तो करते हैं, लेकिन वही यूपीएससी में आने वाले लोग जो जमीन से उठ के आए बताए जाते हैं आईपीएस करने वाले लोग, वो सत्ता के दलाल बन जाते हैं। दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है, हमारे किसानों के ही भाई हैं, किसानों के ही लड़के हैं जो नौकरियों में है, भारत सरकार या बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, ज्यादातर वो किसानों के बेटे हैं। लेकिन किसानों के प्रति उनका क्या रवैया रहा हम सब ने देखा। सबको अपना घर बचाना है, सबको अपनी बीवी और बच्चे प्यारे हैं, तो करो सब प्यारे, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी भाई, बारी किसी को छोड़ता नहीं। वो जो डीजीपी बकवास कर रहा है कि हम जो है पोस्टमार्टम टेबल पे मिलेंगे, पोस्टमार्टम, तुम क्या साला अमर होकर के आए हो, तुम पोस्टमार्टम टेबल पे नहीं आओगे। ये धूर्त किस्म के लोग जो है हमारी सत्ता में घुसे हुए हैं और किसानों का खून पी रहे हैं, इनको समय बतलाएगा, लेकिन वो 2024 होगा या क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2024 में मुझे लगता है अभी 12 जून को बिहार में जो विपक्षी दलों का जो सम्मेलन होने जा रहा है उसके बाद एक धारा दिखेगी। लेकिन महाराष्ट्र में, बिहार में राजीव जी इस बार बीजेपी को जो है 10 दहाई का आंकड़ा नहीं मिलने वाला है, ये लिखिए। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? प्रशांत जी मैं यही कह रहा था कि जो
जब सरकार जाने वाली होती है राजीव जी, तो ऐसा ही माहौल बनने लग जाता है। खुद गलतियां करते हैं, सिस्टम के अंदर के लोग बैठे वो गलतियां करवाते हैं, और एक बड़ा जो विमर्श है वो सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार के पास कोई गंभीर ऑल्टरनेटिव है सिवाय हिंदू मुसलमान के, कि ये जो विमर्श उसके खिलाफ बन रहा है उसको वो रोक पाए, और ये महंगा पड़ेगा उनको चुनाव में। जी, आने वाले चुनावों में 2024 के चुनाव से पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और उन चुनावों में भी बहुत कुछ महंगा पड़ने जा रहा है। और जब जनता खुद पे आती है ना, तो बड़े बड़े जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं, फेंका जाते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकील अख्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, धनंजय जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा